में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज है 4 सितंबर। तो 4 सितंबर से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाएं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, सभी को जोड़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो का आगाज करते हैं मोटिवेशन कोड के साथ। और आज का मोटिवेशन कोड है, आपके सिलेक्शन का इंतज़ार कर रही आपके माँ के नाम। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। सो माँ की दुआएं अनंत होती है, अपार होती हैं, और उन्हीं दुआओं के सहारे हम इस जीवन में कोई भी मुकाम, कोई भी मंजिल मुकम्मल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां देखिए 4 सितंबर से जुड़ी हुई। राजस्थान सरकार ने अस्पताल प्रशासन की लंबे समय से चल रही मांग के बाद सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जेकेलोन हॉस्पिटल का नाम अब सर पदमपत नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान कर दिया है। यानी मातृ शब्द हटा के नवजात शब्द को जोड़ दिया गया है। एशिया के दूसरे अमीर आदमी बन गए हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। तो ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी। इनके साथ हम करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि एशिया के दूसरे अमीर आदमी कौन बन गए हैं। तो एशिया के दूसरे अमीर आदमी बन चुके हैं गौतम अडानी। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। गौतम अडानी एशिया के दूसरे अमीर आदमी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया में दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की एक रिपोर्ट थी जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक 45वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी। तो जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा लखनऊ में। तो लखनऊ में इस बैठक का जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसकी जो अध्यक्षता है वो की जाएगी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है वो वित्त मंत्री होता है, और अभी हाल ही में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई थी। जीएसटी की बात की जाए तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था तथा सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला राज्य असम था। संविधान संशोधन जीएसटी का 101वां संविधान संशोधन है। और आर्टिकल की बात की जाए तो जीएसटी का जो आर्टिकल है वो 279A है। यानी जीएसटी को 279A आर्टिकल में रखा गया है। जीएसटी में कितने टाइप का टैक्स है। तो जीएसटी में टैक्स की बात की जाए तो ये 5 तरह का टैक्स है जीएसटी के अंदर। एक तो 0% है, एक 5% है, और 12% है, 18% है, और 28% है। 28% टैक्स में केवल 28 वस्तुएं हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं हैं जो जीएसटी फ्री भी हैं। जीएसटी फ्री वस्तुओं में बात की जाए तो एक तो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे जीएसटी फ्री हैं। एल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं वो सारे जीएसटी फ्री हैं। और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जीएसटी
टैक्स नहीं लगता है, इसमें स्टेट अपने हिसाब से टैक्स वसूलती है। तो ये सारे के सारे जीएसटी फ्री टैक्स, जीएसटी फ्री प्रोडक्ट हैं। जीएसटी काउंसिल की डिटेल में बात की जाए, क्योंकि जीएसटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, तो इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। जीएसटी काउंसिल की बात की जाए तो ये एक गवर्निंग बॉडी है, यानी प्रबंध निकाय है, पूरा प्रबंधन का, मैनेजमेंट का काम करती है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर होते हैं, और 33 मेंबर कहाँ से आते हैं, तो ये 28 मेंबर तो इसमें राज्यों से आते हैं, 2 सेंटर से आते हैं, और 3 आते हैं यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। और जो इसका चेयरपर्सन होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और अभी हाल ही में भारत का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। तो निर्मला सीतारमण जी इसके जीएसटी काउंसिल के हेड हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे, चेयरपर्सन हो जाएंगे। और जीएसटी काउंसिल का जो सॉफ्टवेयर का फॉर्मेशन किया गया है वो इन्फोसिस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो 111 गोल दागकर दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 111 गोल दागकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है इस दुनिया में, और वो रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात की जाए तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और फुटबॉल के माहिर खिलाड़ी हैं। ये पोर्तुगल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो 111वां गोल दागा है वो आयरलैंड के खिलाफ दागा गया है। तो आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने कौन सा गोल दाग दिया है? 111वां गोल किया है। ईरान के खिलाड़ी हैं देई अली के 109 गोल हैं और इन्होंने 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ये खिताब उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने नाम कर लिया है। लियोन मेसी की बात की जाए तो लियोन मेसी बार्सिलोना क्लब की तरफ से खेलते हैं और ये भी फुटबॉल के प्रसिद्ध फेमस खिलाड़ी हैं। तो यह क्वेश्चन याद रखने वाला है, क्योंकि कई बार खिलाड़ियों के नाम भी पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सा खेल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं। लियोन मेसी कौन सा खेल खेलते हैं, तो यू कैन टेल इजीली कि लियोन मेसी प्लेइंग फुटबॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो टाइम हायर एजुकेशन की हाल ही में एक रिपोर्ट 2022 जारी की गई है जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी की रैंक निकाली है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो फर्स्ट स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है, जिसने टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन अचीव की है। इसी के साथ हम भारत की यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं कि भारत की यूनिवर्सिटियाँ कहाँ कहाँ लाई करती हैं। तो टॉप 300 में भारत की कोई सी भी यूनिवर्सिटी ने जगह नहीं बनाई है। आईआईएससी बेंगलुरु की बात की जाए तो आईआईएससी बेंगलुरु ने 301 से 350 के बीच में जगह बनाई है। आईआईटी रोपड़ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ जो पंजाब में है, इसने 351 से 400 के बीच जगह बनाई है। और JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की जो पोजीशन है वो 351 से 400 के बीच में है। और JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का जो हेड क्वार्टर है यानी मैसूर में स्थित है, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तो इस भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी जो टॉप 300 में शामिल नहीं है लेकिन टॉप 400 में शामिल है। और भारत की यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत ही ख़राब पोजीशन है, क्योंकि टॉप 100 में तो हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन टॉप 200 में भी नहीं है, टॉप 300 भी नहीं है, और टॉप 400 के अंदर जगह बना पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सितंबर
2021 में किस राज्य द्वारा ओबीसी का आरक्षण 27% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सरकारी तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जो 14% पहले आरक्षण था, इसकी लिमिट बढ़ा के, इसकी सीमा बढ़ा के 27% कर दिया है। लेकिन कुछ नौकरियों में ये आरक्षण अभी भी 14% है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। भोपाल में ही जो मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है उसका नाम राजा भोज के नाम पर भोज मेट्रो रखा गया है। और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा नदी पर ही एक सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। 750 यानी 250 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई जा रही हैं। और मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी भारत की सबसे स्वच्छ सिटी में नंबर 1 पोजीशन पर है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में ही एक बैंक की स्थापना की गई है, थेला बैंक की स्थापना की गई है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ में एक मेट्रो ट्रेन चलाई गई है जिसका क्लीनीकरण यानी जिसका स्वच्छीकरण अल्ट्रा वायलेट तकनीकी से किया जा रहा है। तो लखनऊ मेट्रो में इस तकनीकी का यूज सबसे पहली बार हो रहा है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को इंडिया की सेकंड सिटी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। और पहली सिटी अहमदाबाद है। अहमदाबाद में ही कांकरिया झील स्थित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। और राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है जिसकी बेंच जयपुर में स्थित है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक में हाल ही में एक राज्य बना है विजयनगर। कर्नाटक में हाल ही में एक नया जिला बनाया गया है जो विजयनगर है। और विजयनगर के प्रसिद्ध शासक जिन्होंने स्थापना की थी विजयनगर की वो हरिहर बुक्का हैं। और विजयनगर का जो प्रसिद्ध शासक था वो कृष्णदेव राय था जिसके दरबार में अष्टदिग्गज थे। और कृष्णदेव राय ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था आमुक्त माल्यद। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। सो दोस्तों इन क्वेश्चनों को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बगराम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बगराम हवाई अड्डे की बात की जाए तो बगराम हवाई अड्डा हाल ही में चर्चा में रहा है। ये अफगानिस्तान में स्थित है और इस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। यानी अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के अधीन आ चुका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम शोरा है। और अफगानिस्तान में जो महत्वपूर्ण बांध बनाए गए इंडिया के द्वारा या इंडिया के प्रोजेक्ट हैं जो अफगानिस्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन थे तो बांध का नाम है सलमा को सहतूत पसंद है। यानी एक तो है सलमा बांध, दूसरा है सहतूत बांध। सलमा को क्या पसंद है? सहतूत पसंद है। और पसंद से आ गया दहला बांध। यानी 3 बांध हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सलमा बांध, सहतूत बांध और दहला बांध, तीनों की तीनों बांध कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में स्थित हैं। और अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। सेकंड ऑप्शन था पाकिस्तान।
पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है या वजीर आज़म हैं वो इमरान खान है और राजधानी इस्लामाबाद है। संसद का नाम है मजलिस ए शोरा। ये पाकिस्तान की संसद का नाम है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और हाल ही में पाकिस्तान ने एक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसका नाम था शाहीन। तो शाहीन मिसाइल का परीक्षण भी पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान में एक बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह जो चीन को लीज पर दे दिया है पाकिस्तान ने। चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग हैं। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और चीन में एक मरुस्थल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फेमस है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और उसका नाम भी बहुत शानदार है, टकला मकान मरुस्थल। तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। कतर की बात की जाए तो ये इसकी राजधानी दोहा है और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में ही होने वाला है। 2019 के फीफा वर्ल्ड की बात की जाए तो ये रशिया में होस्ट किया था और इसको फ्रांस के द्वारा जीता गया था। लेकिन उप विजेता कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2020 का जो रशिया में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके उप विजेता कौन था? तो क्रोएशिया उप विजेता था। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, वेस्ट बंगाल का कूच बिहार हाल ही में किस लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल, WB का मतलब पश्चिम बंगाल है यहाँ से। तो पश्चिम बंगाल का जो कूच बिहार है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल का जो कूच बिहार है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मत देखिए, ऑप्शन 1 को मत देखिए। ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है क्योंकि कूच बिहार है पश्चिम बंगाल का, ये सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है जो भारत की पहली महिला रेल मंत्री रह चुकी हैं और यहाँ का राज्यपाल है वो जगदीप धनखड़ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है और कलकत्ता मेट्रो पहली अंडर वाटर मेट्रो है जो हुगली नदी में चलाई जाती है और कलकत्ता में ही यानी पश्चिम बंगाल में ही टायर पार्क की स्थापना की गई है जो भारत का पहला टायर पार्क है। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें हो जाती है। नेशनलाइजेशन की बात की जाए तो सबसे पहले नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 में हुआ था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरा नेशनलाइजेशन यानी दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और तीसरी बार राष्ट्रीयकरण सन 1980 में किया गया जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। यानी अब तक 3 बार राष्ट्रीयकरण हो चुका है। फर्स्ट बार हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो 1949 में हुआ था और दूसरी बार हुआ है 1969 में जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है और तीसरी बार हुआ है 1980 में जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। RBI की बात की जाए तो RBI की स्थापना है वो 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसके जो पहले गवर्नर थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात की जाए तो ये CD देशमुख थे। तो पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख हैं और 24वें जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे और अभी हाल ही में जो गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के यानी 25वें गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी मिलती है?
तो छुपी हुई बेरोजगारी निम्न में से किस क्षेत्र में मिलती है? कृषि, उद्योग, व्यवसायिक या नन ऑफ द अबोव। तो छुपी हुई बेरोजगारी, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ये कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो छुपी हुई बेरोजगारी कहाँ मिलती है? ये इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और सभी एग्ज़ामों में घूम घूम के रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि छुपी हुई बेरोजगारी कहाँ पे सबसे अधिक मिलती है? तो छुपी हुई बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य एमपी यानी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। एमपी की यानी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। राजधानी भोपाल है जहाँ पर भोज मेट्रो का उद्घाटन किया जा चुका है, यानी भोज मेट्रो के नाम राजा भोज के नाम पर मेट्रो चलेगी। और हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है जो नर्मदा नदी के किनारे है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में है। और नर्मदा नदी पर ही 750 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी 250 मेगावाट की 3 यूनिट यानी 750 मेगावाट लगाई जाएगी। यहाँ की इंडिया की सबसे क्लीन सिटी इंदौर सिटी है जो क्लीन सिटी में नंबर 1 रैंकिंग में है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश का फेमस मंदिर है जो चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। और खजुराहो मंदिर में ही एक कंदरिया महादेव का मंदिर है जो पंचायतन शैली में बनाया गया है। भीमबेटका की गुफाएं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, ये भी मध्य प्रदेश में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11, गॉड-गिल्ड फॉर्मूला का संबंध किससे है? गॉड-गिल्ड फॉर्मूला की बात की जाए तो गॉड-गिल्ड फॉर्मूला का संबंध है विभिन्न राज्यों के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र द्वारा राज्यों के बीच सहायता का हस्तांतरण करना। यानी जो केंद्र के द्वारा अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत सारी तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके तहत केंद्र राज्यों के बीच एक सहायता का हस्तांतरण करेगा, उनको सहायता पहुंचाएगा। ये बताया गया था गॉड-गिल्ड समिति के द्वारा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।